आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के 2 सीटों की जिन पर उपचुनाव हुए। क्या क्या समीकरण बने, क्या वादे थे, क्या दावे थे, क्या नतीजे आए, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन विजयपुर और बुधनी सीट कितनी दिलचस्प थी, पहले ये समझ लीजिए। आज लगभग 7,000 के ऊपर वोट से हमने लूज किया है, लेकिन ये वो बात बताती है जो भाजपा का लगातार ग्राफ बढ़ रहा है। जहाँ 40 साल का एक व्यक्ति का कुशासन और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन, दोनों को हार मिली। मुकेश मल्होत्रा आप अपनी जीत का श्रेय किसको देना चाहते हैं? यहाँ की जनता को, वोटर को, हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। परिणाम है, राजनीति में कभी जीत होती है, कभी हार होती है। और देखिए, कांग्रेस के मुकेश नायक जो कि प्रदेश मीडिया प्रभारी है कांग्रेस के, वो इस वक्त सीधे लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे भी समझते हैं। और साथ ही थोड़ी ही देर में सुमेर सिंह सोलंकी भी हमारे साथ जुड़ने वाले, जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, राज्यसभा सांसद है। लेकिन पहले मुकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे समझ लेते हैं। मुकेश जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज में। विजयपुर की जीत के लिए भी बधाई। विजयपुर को भेदना इतना आसान नहीं था, कई आरोप भी लग रहे थे और उस दिन भी बवाल मचा हुआ, लेकिन आप लोगों ने आखिरकार फतेह कर लिया विजयपुर। देखिए, बहुत ही एक एक पोलिंग बूथ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा। हमने पूरे इलेक्शन को प्रोटेक्ट करने की भरपूर कोशिश की। इसके बावजूद भी कि 60-65 पोलिंग बूथों पर बहुत ज़बरदस्त रैगिंग हुई और बहुत बेईमानी हुई और वोट डाले गए। उसके बावजूद भी इतना अंतर आया, नहीं तो ये अंतर बहुत ज़्यादा होता विजयपुर में। क्योंकि विजयपुर में जिस तरह से बीजेपी के उम्मीदवार ने दल बदल किया और सीट बदली, उसको जनता ने पसंद नहीं किया। कारण है कि साल भर पहले, 6 महीने पहले आप किसी और चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और 6 महीने बाद आपने चुनाव चिन्ह बदल लिया। 5 साल के लिए जनता ने आपको एक जगह पर रखा था और आप उस पार्टी को छोड़कर फायदा नुकसान का लेखा जोखा लगा के आप मंत्री पद और लालच के कारण बीजेपी में चले गए। तो शुरू से ही पब्लिक ने इसको पसंद नहीं किया था और कोई भी पसंद नहीं करता। पब्लिक ने तो जवाब दे भी दिया मुकेश जी। लेकिन अगर हम बुधनी की बात करें, बुधनी भी सीट को लेकर आप लोग लगातार कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी अस्वस्थ है, बुधनी सीट भी जीत जाएंगे, लेकिन बुधनी में हार का स्वाद चखना पड़ा। क्या लगता है, कहां चूक रह गई बुधनी में? 1.5 लाख 1.25 लाख वोट का अंतर 10,000 पे आकर टिक गया। आप खुद समझ सकती हैं कि पूरी सरकार मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। इतने वर्षों तक उन्होंने एकाधिकार बनाकर रखा। एक एक पोलिंग बूथ पर उनके लोग जिस तरह से तैनात थे, जिस तरह से धन बल, पैसा, मैनेजमेंट, हर चीज़ का वहाँ उपयोग हो रहा था, उसके बावजूद 10,000 वोट से वो चुनाव जीते। आप स्वयं समझ सकती हैं कि बीजेपी के लिए कितनी कठिन चुनौती थी। बिल्कुल। तो देखिए, बीजेपी वो मार्जिन तो नहीं लेकर आ पाई बुधनी में, लेकिन बुधनी बीजेपी जीत चुकी है। और मुझे एक चीज और बताइएगा, जैसा कि हम महाराष्ट्र चुनाव का भी जिक्र कर लेते हैं, झारखंड चुनाव का भी जिक्र कर लेते हैं। महाराष्ट्र में भी बड़े बड़े दावे थे कांग्रेस के, इंडिया गठबंधन के, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से एनडीए ने जीत हासिल किया, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? महाराष्ट्र में इतने राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे थे, इतने घटक दलों का आपस में गठबंधन था कि पब्लिक बहुत कंफ्यूज्ड थी। और इस स्थिति में वहाँ पर भी जो लाडली बहना योजना है उसका बहुत प्रभाव पड़ा और 4 महीने से वो लोग महिलाओं को ये पैसे दे रहे थे। जहाँ जहाँ भी हितग्राही मूलक योजनाओं के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जनता के पास पहुँचा है, उन राजनीतिक दलों को फ़ायदा हुआ। झारखंड में भी, यहाँ महाराष्ट्र में मराठी वर्सेस गैर मराठी, फिर ओवैसी ने बहुत सारे कैंडिडेट खड़े किए, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट्स का भी कांग्रेस और उसके घटक दलों को नुकसान हुआ। वहाँ चलिए शिवसेना 2 भागों में बट गई
वहाँ भी कांग्रेस और उनके घटक दलों को नुकसान हुआ। एनसीपी 2 भागों में बट गई, अजीत पवार अलग हो गए और माननीय शरद पवार जी अलग हो गए। तो इतना कन्फ्यूजन था महाराष्ट्र के चुनाव में, तो बीजेपी ने इस विषमताओं का, ठीक है मुकेश जी, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ भोपाल स्टूडियो से श्याम सिंह तोमर, एडिटर न्यूज एंड कंटेंट भी जुड़ गए, उनसे भी समझेंगे। श्याम जी देखिए, भले ही बुधनी में कांग्रेस की हार हुई, लेकिन कांग्रेस हारने के बाद भी विजय हुई, क्योंकि विजयपुर में जिस तरीके से प्रचंड जीत कांग्रेस ने दर्ज किया, किस तरीके से देख रहे हैं, कैसे समझेंगे इसको? देखिए, मध्य प्रदेश की जो स्थितियां थी और उसमें जैसा अभी बात करी रहे थे मुकेश नायक जी कि यहाँ पर जो संघर्ष वो कड़ा था, कांटे की टक्कर थी। विजयपुर में शुरू से ही लग रहा था कि कांटे की टक्कर रहने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समझ में आया वहाँ जो विकास का मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा है, वहाँ जातियों का समीकरण थोड़ा सा कड़ा है, जनजातियाँ जो है प्रबल हैं, प्रभावी हैं, और दूसरा कांग्रेस ने जो है एक अच्छा चेहरा दिया, वहाँ पर स्थानीय चेहरा दिया, लोगों के बीच से चेहरा दिया। तो ये बहुत निर्णायक रहा, कांग्रेस के जो है पक्ष में गया। और अंत में जो वहाँ स्थितियाँ रहीं, लड़ाई झगड़े हुए, कहीं ना कहीं मारपीट हुई, इससे भी लोगों का विश्वास बीजेपी पर उतना नहीं जम पाया, उतना नहीं बन पाया, ये मैं कहूँगा। इधर आप कह ही रही थी कि जो मार्जिन घटा है बुधनी में भी जो बात की जाती थी कि बहुत कद्दावर चेहरे हैं शिवराज सिंह चौहान और उनकी ये सीट है, उस सीट पर कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तोड़ बहुमत होना चाहिए था, रिकॉर्ड तोड़ जो है वोट मिलना चाहिए था, वो भी दिखाई नहीं देता। काफ़ी मार्जिन घटा है, ये भी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। बुधनी में ऐसी स्थिति क्यों हुई? क्योंकि वहाँ पर भी विकास का एक मुद्दा प्रभावी रहा, हावी रहा। विकास वहाँ जो होना चाहिए था वैसा नहीं है, मुझे ये लगता है। बिल्कुल। तो देखिए, उपचुनाव में भी हमने देखा कि जिस तरीके से बवाल मचा रहा, विजयपुर का उपचुनाव जिस दिन था उस दौरान हम देख रहे थे कि जीतू पटवारी भी सड़क पर नजर आ रहे हैं, वीडी शर्मा मैदान में नजर आ रहे हैं, सड़कों पर दोनों ही नेता प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे। इतने बवाल के बीच चुनाव हुआ, नतीजों को लेकर कई कयास थे, लेकिन जब नतीजा आता है तो चौंका देने वाला नतीजा होता है। देखिए श्याम जी, ये भी बहुत बेहतर तरीके से समझाइएगा, क्योंकि चलिए विजयपुर कांग्रेस की गढ़ सीट थी, लेकिन बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंकी। रामनिवास रावत पर पहले जनता ने भरोसा भी जताया, लेकिन जब वो इस बार दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे तो जनता ने उन्हें नकार दिया। देखिए, राजनीतिक गलियारे में आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही थी कि खोने को कुछ नहीं है दोनों पार्टियों को। क्यों? क्योंकि जो है कांग्रेस के पास जो सीट वर्षों से हुआ करती थी, भले ही रामनिवास रावत इस तरफ आ गए हों तो वो सीट जो कांग्रेस के पास ही रही, और बुधनी की सीट भी जो है पारंपरिक सीट मानी जाती है वहीं रही। लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने ये स्वर देने की कोशिश की कि आप जब चुनाव होता है उसी समय मुखर क्यों होते हैं, उसी समय यहाँ इकट्ठे क्यों होते हैं, आप उस समय भी यहाँ होने चाहिए जब आपकी ज़रूरत है, जनप्रतिनिधियों की ज़रूरत है, कद्दावर चेहरों की ज़रूरत है। तो जनता ने ये स्वर दिया, इस स्वर के मायने बड़े हैं। चिंतन और मंथन दोनों ही पार्टियों को करना चाहिए। भले ही कांग्रेस जीती है, भले ही जो है जीत का जो है सिरमौर रही है विजयपुर में, लेकिन साथ साथ में मंथन उसे भी करना चाहिए। बीजेपी को मंथन क्यों करना चाहिए? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट हमको दिखाई दी पार्टी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के मामले में। जो स्थितियां थी उनको भांप नहीं पाई पार्टी, ओवर कॉन्फिडेंस जो है लगातार बना रहा, यही स्थिति रही। ये आप ठीक कह रही हैं कि तमाम लोग मैदान में उतरे, लेकिन एकजुटता का जो भाव जनता के बीच जाना चाहिए था वो दिखाई नहीं दिया। रसिका, बिल्कुल। तो देखिए, वही कहीं ना कहीं बात हो रही थी, हम उस दौरान भी देख रहे थे, सवाल भी उठा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रचार करने नहीं पहुंचे, कई लोग प्रचार करने नहीं पहुंचे, पहले की कुछ चीजें सामने आ रही थी। अब चलिए, अब तो नतीजा आ चुके, स्थिति भी साफ हो चुकी है। मुकेश जी, क्या लगता है बुधनी में कहाँ चूक रह गई? पार्टी आगे समीक्षा करेगी, स्ट्रैटेजी बनाएगी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में आए दिन मंथनों का दौर तो जारी है। देखिए, कहीं चूक नहीं हुई, हमने बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा, हम थोड़े मार्जिन से रह गए, कोई बात नहीं। इतने वर्षों से बीजेपी का गढ़ हो गया था बुधनी, मुख्यमंत्री का क्षेत्र था, लगातार मुख्यमंत्री जी लाखों वोट से वहाँ जीतते चले आए हैं। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से चाहे हेल्थ की स्कीम्स हो, चाहे सुरक्षानुदान की राशि हो, घर घर में ये राशि बुधनी में पहुँचाई है। लेकिन जो बुनियादी ढांचा है बुधनी का, सड़कें हैं, स्कूल है, अस्पताल है, उसकी बहुत खराब हालत है, और इन सब मुद्दों को हमने ठीक ढंग से जनता के बीच में रखा, उसका प्रभाव भी
वह जनता के बीच में पड़ा। दूसरा, जो बीजेपी के उम्मीदवार थे वो इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स के लिए फिट आदमी नहीं है। वो मेंबर पार्लियामेंट थे, कभी सीधे मुंह उन्होंने जनता से बातचीत नहीं की, न कोई संपर्क था उनका, न संवाद था, न विमर्श था, न जनता के व्यक्तिगत या सार्वजनिक किसी काम में वो कहीं सहभागी नहीं बनते थे। उनके खिलाफ बहुत जनाक्रोश उस विधानसभा क्षेत्र में था। तीसरी चीज़ कि हमारे पास साधनों की कमी थी। अगर थोड़े साधन और झोंक देते तो इन्हीं परिस्थितियों में हम लोग जो है इस चुनाव को जीत सकते थे। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि बुधनी और विजयपुर दोनों चुनाव ने गंभीर संदेश दिया है जनता के बीच में। एक तो विपक्ष को मजबूत किया है जो लोकतंत्र में जरूरी था, दूसरा सरकार को एनलाइटेंड किया है, जगाया है, जो बहुत जरूरी था। उसका फायदा पूरे प्रदेश की जनता को मिलेगा। उपचुनाव में सरकार के कैंडिडेट को हरा देने से सरकार जागृत होती है, एनलाइटेंड होती है, उसका फायदा पूरे प्रदेश की जनता को मिलता है। तीसरी चीज, सबसे गंभीर संदेश ये दिया कि जो लोग विचारधारा पर स्थित नहीं है, जो लोग इस तरह से दल बदल करते हैं, इस निर्लज्जता के खिलाफ भी लोग जनता ने वोट किया है कि आप अगर इस तरह से अपने मंतव्यों को, अपनी राजनीतिक स्थिरता को, अपनी विचारधारा को बदलेंगे तो इसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। केवल लाभ और हानि का लेखा जोखा लगा के उपचुनाव में भी जनता ने बता दिया कि जनता क्या चाहती, जनता ने परिणाम सुना दिया है। लौटूंगे आप दोनों के पास, लेकिन उससे पहले विजयपुर और बुधनी चुनाव को लेकर देखिए अब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान सामने आया और साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी बयान दिया। क्या कुछ कहा दोनों ने, सुन लीजिए। लगभग 7,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी वहां लूज कर रही है। विजयपुर का चुनाव पहले दिन से ये माना जा रहा था कि कहीं न कहीं कांटे की टक्कर है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के विजयपुर के कार्यकर्ताओं ने भी अच्छी मेहनत की है। परिणाम है, राजनीति में कभी जीत होती है, कभी हार होती है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने कोई मेहनत में कमी नहीं छोड़ी। मैं मानता हूं ये प्रदेश और देश के सभी कांग्रेसजनों को एक संदेश है कि जब कार्यकर्ता लड़ता है तो परिवार का विचार, कांग्रेस का विचार लड़ता है तो कैसी भी परिस्थिति में जीत होती है। जहां 40 साल का एक व्यक्ति का कुशासन और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन, दोनों को हार मिली, इसका मतलब है कि कार्यकर्ताओं ने अपनी जान लगा दी। तो आपने सुना दोनों प्रदेश अध्यक्ष को कि क्या कुछ वो कह रहे थे। श्याम जी, मेरा सवाल आपसे ही रहेगा। अभी मुकेश जी भी ये बात का जिक्र करते हुए नजर आए कि जनता ने कई संदेश दिए इस बार उपचुनाव में। पहला संदेश ये भी है कि विपक्ष को भी एक तरफ जनता ने मजबूत किया है, साथ ही जनता ने बता दिया है कि अब ऐसे ही चुनाव नहीं जीता जा सकता, जो मुद्दे हैं, जो वादे किए जाते हैं वो निभाने होंगे। कैसे देखते हैं इस बार के उपचुनाव को आप? देखिए, मुकेश नायक जी से कई बार हम लोग डिस्कशन करते हैं और बड़ी साफगोई से उन्होंने बात रखी कि कहीं ना कहीं ये संदेश था, जनता की ओर संदेश था, जनता की ओर से संदेश था। संदेश ये था कि अब केवल झुंझुना बजा के काम नहीं चलेगा, आपको विकास की बात करनी होगी, हमारे मुद्दों की बात करनी होगी, साथ साथ में ये भी बात करनी होगी कि हम आप पर भरोसा करें तो हमारा कैसे कायाकल्प होगा, हम कैसे बेहतर स्थिति में आएंगे, हमारे बच्चों का भविष्य कैसे सुनिश्चित होगा। ये जो है कहीं ना कहीं सुर था। तो ये पूरा उपचुनाव हमको इसी तरह से दिखाई देता है। सरकार को ये ताकीद की जनता ने कि आप सत्ता में हैं लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। साथ में साथ विपक्ष को ये अवसर दिया कि आप अगर हमारे बीच आएंगे, बेहतर करने का दावा और वादा करेंगे तो हम आप पर भी भरोसा करेंगे, आपको भी कहीं ना कहीं आपके उम्मीदवार को भी जिताएंगे। तो रसिका, ये वाकई में मध्य प्रदेश का जो ये उपचुनाव है ये कहीं ना कहीं लिटमस टेस्ट था दोनों ही पार्टियों को। मैंने इससे पहले कहा कि चिंतन और मंथन करना चाहिए कि क्या स्थितियां हैं जो जनता की बेहतर हो सकती हैं। अभी बड़ी बात लगातार आ रही थी, कांटे की टक्कर थी, ये तय है विजयपुर में। बुधनी में ओवर कॉन्फिडेंस था, ये भी तय है। विकास दोनों जगह बहुत पिछड़ा है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ये हमने देखा। विस्तार न्यूज़ लगातार ग्राउंड पर रहा, लोगों के बीच गया, वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने की, तो ये समझ में आया कि विकास बहुत बड़ा मुद्दा है और लोगों का भविष्य ये जो है वो भी बड़ा मुद्दा है। रसिका,
बिल्कुल। तो देखिए कई मुद्दे सामने भी आए और बहुत बेहतर तरीके से आपने समझाया भी कि इस बार का उपचुनाव वाकई में कितना दिलचस्प रहा। मुकेश जी, अगला सवाल आपसे रहेगा और मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, रामनिवास रावत जो कि पहले कांग्रेस के सीट से ही चुनाव लड़ते हुए नजर आए, अब जब वो बीजेपी में शामिल हो गए तो विजयपुर में चुनाव भी इस कारण हुआ, जब नाम आया कि प्रत्याशी कौन होगा उसके बाद सवाल भी खड़े हो रहे थे कि रामनिवास रावत से फाइट है, कैसे जीत पाएंगे मल्होत्रा, लेकिन उसके बाद जीत भी दर्ज करते हैं। और जीत के बाद क्या लगता है, क्या कांग्रेस पार्टी इसको लेकर कितनी उत्साहित है अब? देखिए, हमने तो विनम्रता से जनता की तरफ अपना सिर नीचे झुका दिया है। हम केवल इस परिस्थितियों में इतना ही जान पाए हैं। हमें तो ये आदत ही खत्म हो गई थी कि हम जीत भी सकते हैं, और बीजेपी को ये आदत खत्म हो गई थी कि वो हार भी सकती है। और उनको जीतने की इतनी आदत पड़ गई थी कि उन्होंने अपनी पार्टी को चुनाव जीतने की एक फैक्ट्री में तब्दील कर दिया था। कैसे भी हो चुनाव जीतो, कैसे भी हो बीजेपी कांग्रेस के विधायकों को अपनी पार्टी में ले आओ, कैसे भी हो सरकार को गिरा दो। तो जिस एक राजनीतिक संस्कृति को विकृत किया बीजेपी ने पूरे राज्य में और पूरे भारतवर्ष में, उसके खिलाफ एक घुटन और बेचैनी जनता के बीच में है। जनता इस तरह की राजनीति को पसंद नहीं करती है। आप बताइए, आप जनता को छूते हुए सवालों को एड्रेस ही नहीं कर रहे। आप 25 रुपये लीटर तेल महंगा हो गया, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मध्यम वर्गीय, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास पर इसका क्या असर होगा। वेजिटेबल्स महंगे हो गए, उपभोक्ता सामग्री महंगी हो गई, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, जूतम पैदार हो रही है हर जिले में, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग मारपीट कर रहे हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, और खुले बाजार में आसानी से खाद उपलब्ध है। तो लोग इसको समझते नहीं है क्या? आप गाय के ऊपर राजनीति कर रहे हो, और गायों की कितनी बुरी हालत है मध्य प्रदेश में। कमलनाथ जी ने जो गौशालाएं बनाई थी, वो गौशालाएं खाली पड़ी हुई हैं, उसमें क्यों गाय नहीं रखते हैं? ये इसलिए नहीं रखते कि ये कांग्रेस के ज़माने में बनी हुई गौशालाएं हैं। पूरे राज्य में गौ माताओं का इतना बुरा हाल है, सड़कों पर हजारों की संख्या में पशुधन बैठा हुआ है। लेकिन ये आज मुख्यमंत्री जी नौटंकी कर रहे थे कि हम 15 करोड़ से ऐसी अत्याधुनिक गौशाला बना रहे हैं। 15 करोड़ से, 15 करोड़ में होता क्या है? अगर वहाँ कह रहे थे 10,000 गाय रखेंगे, उसमें 15 करोड़ से बना रहे हैं और 10,000 गाय रखेंगे। लोग हंसते हैं इनकी इन बातों पर कि बहुत हो गया भैया। अब आप कोई इस तरह के कैटलिस्ट खड़े मत करो जो पोलराइजेशन के लिए इंस्ट्रूमेंटल है। आप श्रद्धा का दोहन करते हो, राजनीति में धर्म को राजनीति का औजार हर समय बनाते हो। आप जीवन को छूती हुई समस्याओं को, भूख, गरीबी, अज्ञान और अशिक्षा जैसे गंभीर सवालों पर आप बात करने तैयार नहीं हो। तो बहुत हो गया इन बातों पर। आपको बहुत बार लोगों ने वोट दिया, आपको वोट दे दे के लोग बोर हो गए हैं, लेकिन आप राग अलापने से बाजी नहीं आते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आरोप तो लगेंगे, और अगर हमारे साथ इस वक्त बीजेपी का भी कोई मौजूद होता तो उनसे समझते, लेकिन श्याम जी का रुख कर लेते हैं क्योंकि लगातार हम चुनाव पर बात कर रहे हैं, पूरे तरीके से हर पहलू आप तक पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर ये चुनाव दिलचस्प क्यों रहा, कौन जीता, क्या क्या स्थिति बन सकती है, कितनी बयानबाजियां हो रही हैं, क्या क्या चर्चा हो रही है, क्योंकि इस वक्त मध्य प्रदेश की राजनीति का बाजार गर्म है। श्याम जी, देखिए ये कयास भी था और ये लग भी रहा था कहीं ना कहीं कि विजयपुर कांग्रेस के पास जा सकती है और बुधनी जैसा कि बीजेपी की सीट रही है तो बीजेपी के पास जाएगी, और सेम पैटर्न रिपीट भी हुआ कि विजयपुर कांग्रेस के पास ही है और बुधनी बीजेपी के पास ही है। तो इसको कैसे समझा जाए? क्योंकि देखिए एक बात बहुत महत्वपूर्ण सामने आई कि विपक्ष भी अब मजबूत दिखाई दिया इस बार के चुनाव में। देखिए, वाकई में विपक्ष जिसको प्रतिपक्ष कहना चाहिए, प्रतिपक्ष मजबूत होना ही चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं हम, और इस लोकतंत्र की खूबी क्या है? प्रतिपक्ष भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। जनता के मुद्दे मुखर कौन करेगा? प्रतिपक्ष करेगा। तो प्रतिपक्ष का मजबूत होना कहीं ना कहीं लोकतंत्र का मजबूत होना है। माफ़ करिएगा। दूसरी बड़ी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता सर्वोपरि है और जनता सब देखती है, ये भी हमें पता है, और जनता ये आभास भी करवाती है। कोई ये नहीं महसूस कर सकता
कि जो है जनता को गुमराह किया जा सकता है, जनता को बरगलाया जा सकता है। स्मार्टली जनता ने जो इस बार परिणाम दिए उसमें हमको समझ में आया कि जनता सर्वोपरि है। जनता ये बार बार बताती है। यहाँ जो मुद्दे थे उनको कहीं ना कहीं हाशिए पर डाल दिया गया था और एक आभा मंडल रचा गया था कि यही सच है, यही सच है, यही सच है। जनता ने कहा यही सच नहीं है साहब, सच तो ये है कि हमारे मुद्दे जो है वो सच है। सच तो ये है कि आपको हमारे बीच हमेशा आना पड़ेगा, आपको हमारी समस्याएं हमेशा सुननी होंगी, आपको ये भी तय करना पड़ेगा कि विकास का रथ चंद शहरों में नहीं रह सकता, विकास का रथ पूरे प्रदेश में घूमेगा। तो ये स्थितियां थी यहाँ पर जो निर्णायक रहा। देखिए एक बात और मैं कह दूं रसिका, लोकतंत्र में लोकशाही होती है, लोग सर्वोपरि होते हैं, ये समझ लेना चाहिए। दूसरी बड़ी बात मैं ये कह दूं, ये एक ज़माने में कांग्रेस को ये भ्रम हुआ करता था कि वो पूरे देश पर राज करती है, ये जो हाथ का निशान है वो सभी दूर जो है परचम लहराता है, उसका भ्रम टूटा। बीजेपी को भी ये भ्रम नहीं पालना चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो है बहुत स्थितियां खराब हो जाती है जब भी इस तरह की भ्रम की स्थिति होती है। यहाँ मंथन और चिंतन करने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है जनता की अपेक्षा क्या है। जनप्रतिनिधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो चुना जाता है, चुन के भेजा जाता है। तो जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि अपने क्षेत्र के विकास को तरजीह दे, ना कि खुद के विकास को। खुद को प्राथमिकता नहीं देनी है, आपको जनता को प्राथमिकता देनी है। रसिका बिल्कुल, तो देखिए आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है श्याम, कि जनता को प्राथमिकता देनी है और जनता ने इस बार बताया भी है कि जो हमको प्राथमिकता देगा हम उसको प्राथमिकता देंगे, हम उसको चुनेंगे जो हमारे मुद्दे की बात करेगा। तो देखिए बुधनी से जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी रमाकांत भार्गव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं। डबल इंजन की सरकार, माननीय मोदी जी, हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय बीडी शर्मा जी और बुधनी में मान्यवर शिवराज भैया ने जो विकास के काम किए हैं, बुधनी को विकास का मॉडल बनाया है, उसकी ये जीत है। हमारे संगठन की जीत है, हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है। आगे भी हम विकास के मुद्दे पे जो भी काम शेष रह गए उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए रमाकांत भार्गव कह रहे हैं और पूरे जीत के लिए कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी व्यक्त कर रहे हैं। मुकेश जी, आखिरी सवाल आपसे लूंगी और आखिरी रिएक्शन आपका लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए दोनों ही सीट पर लगातार हमारी नजरें रही, दिलचस्प ये लड़ाई थी, लेकिन लगातार इन बीचों में ये भी खबरें सामने आई है कि कांग्रेस में अंतरकला है और जीतू पटवारी भी कई बार भावुक नजर आए हैं। और जीतू पटवारी जिस तरीके से मैदान में नजर आए, आपको क्या लगता है अगर कांग्रेस एकजुट होती, कांग्रेस के और नेता एक साथ होकर काम करते तो बुधनी भी भेदना आसान हो जाता? नहीं, हमने एकजुट होकर ही चुनाव लड़ा है और कांग्रेस पार्टी एकजुट है। कांग्रेस पार्टी में जो आपको मतभेद दिखाई दे रहा है बाहरी फलक पर, उसका कारण है कि ये पीढ़ी का हस्तांतरण है। कांग्रेस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के हाथ में गई है और स्वाभाविक रूप से इस तरह के एक फॉल्स जो है इल्यूजन्स बाहर राजनीति में बनते हैं, उसका कोई ज़्यादा औचित्य नहीं है। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है, सारे लोग मिलजुल कर जीतू पटवारी को सपोर्ट कर रहे हैं। जितनी मेहनत और जितनी असाधारण संगठन क्षमता के साथ जीतू पटवारी काम कर रहे हैं, किसी भी प्रदेश अध्यक्ष ने इतनी मेहनत से काम नहीं किया। आज पूरी कांग्रेस में नई कौपलें फूट रही हैं, पूरी कांग्रेस का स्वरूप बदल रहा है, ताजी हवाएं बह रही हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कांग्रेस में ताजी हवाएं बह रही हैं। अब ये हवा का रुख क्या होता है ये भी देखने वाली बात होगी। मुकेश जी बहुत शुक्रिया आपका विस्तार न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए। श्याम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।